आयनिक बॉन्ड पार्ट 23 में आपका स्वागत है। आज हम डिसॉल्यूशन की ऊर्जिकी यानी जब किसी विलेय को किसी विलायक में विलेय किया जाता है, किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तो उसके पीछे क्या एनर्जेटिक्स है, क्या ऊर्जिकी है, क्या ऊर्जा विज्ञान है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रम अगर होता है तो हम बताते हैं इस इक्वेशन से कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये इक्वेशन आपने देखा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पर कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हिंदी में। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, हिंदी में भी इसको एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो इस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तब कोई प्रक्रम स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अर्थात उसको कराने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अर्थात ये ऐसा प्रोसेस है जिसको करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसको कुछ इस तरीके से समझें कि एक घर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस वाटर टैंक से पानी नीचे स्वतः आ सकता है क्योंकि एनर्जेटिकली ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रम को कराने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, पानी स्वतः ही ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है टैंक में, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अर्थात ये ऐसा प्रक्रम है जिसको करवाया जा सकता है, मगर उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक सिस्टम की आवश्यकता होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक मोटर चाहिए, पाइप चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी हम पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरीके से थर्मोडायनेमिकली हम इसको डेल्टा जी से बता सकते हैं कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होगा, उसके लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये इन टर्म्स पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस। तो पहले इस टी डेल्टा एस को समझते हैं, उसके बाद डेल्टा एच को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूँ टी डेल्टा एस। देखिए, टी तो यहाँ पर टेम्परेचर है ही, हमें मालूम है। डेल्टा एस यहाँ पर एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी चेंज का मतलब है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू
S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 का मतलब है कि जब हम मान लीजिए NaCl लिया है, तो NaCl सॉलिड है, यानी ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो इसकी अपनी एक एंट्रोपी होगी। मान लिया ये S1 है। अब इसको हमने पानी में घोला तो हमें मालूम है कि इस तरीके से सोडियम आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और ठीक इसी तरीके से क्लोराइड आयन के चारों तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इसलिए और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैंने केवल एक एक वाटर मॉलिक्यूल दिखाया है, और भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से सराउंड कर लेंगे इनको, और इस तरीके से आयन डाइपोल बॉन्ड्स बन जाएंगे, या आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। इन इंटरेक्शंस की वजह से यहाँ पर अब जो एंट्रोपी होगी उसको S2 बोलेंगे। आपको मालूम होगा कि एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अर्थात कितना उथल पुथल है, कितना केओस है। तो यहाँ पर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस एक लैटिस में अरेंज थे, सिस्टेमेटिकली अरेंज थे। तो हमने कहा कि यहाँ पर इनकी एंट्रोपी कम थी, केओस कम था, रैंडमनेस कम थी, या उथल पुथल कम थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो अब सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस इधर उधर हो गए हैं, लैटिस से टूट के अलग अलग हो गए हैं, और अब इस पूरे सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। तो इनसॉल्युबल स्टेट की एंट्रोपी कम है, और सॉल्युबल स्टेट की एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा होगी। अगर कोई आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है तो डेफिनेटली इसकी जो सॉल्युबल स्टेट है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यानी S2 ज़्यादा होगी और S1 कम होगी। तो उस केस में डेल्टा S बढ़ जाएगा। डेल्टा S बढ़ जाएगा तो T डेल्टा S भी बढ़ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि T डेल्टा S विल बी लार्ज फॉर सॉल्युबल केस। सॉल्युबिलिटी वाला जो केस है S2, उस केस में ये बढ़ जाएगी। तो S2 माइनस S1 एंट्रोपी चेंज का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी डेल्टा S भी बढ़ जाएगा। जब डेल्टा S ज़्यादा होगा, T डेल्टा S ज़्यादा होगा, तो इस इक्वेशन में माइनस T डेल्टा S वैल्यू बढ़ जाएगी। तो T डेल्टा S वैल्यू सॉल्युबिलिटी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि T डेल्टा S जितना लार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी। जितना नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी उतना ही डेल्टा G फिर नेगेटिव होने का प्रयास करेगा या नेगेटिव हो जाएगा। तब उस केस में हम बोलेंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी ये डिसोल्यूशन स्पॉन्टेनियस होगा। इस डिसोल्यूशन या इस आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखें डेल्टा H। डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको हम हीट चेंज भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी का कहीं कोई एनर्जी अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, अपने आप को प्रदर्शित करती है विभिन्न रूपों में। उनमें से कुछ रूप हैं जैसे कि साउंड, लाइट, हीट। तो जब हीट वाले पैरामीटर को हम मेज़र करते हैं या नापते हैं या उसका कंसिडरेशन करते हैं, तब हम टर्म यूज़ करते हैं एंथैल्पी। तो अब ध्यान से देखें,
कि जब NaCl सॉल्युबल नहीं हुआ था तब क्या हीट थी, और जब NaCl सॉल्युबल हो गया तब क्या हीट है। अगर इसको हम इस तरीके से माने कि कोई भी जो सॉलिड है आयनिक कंपाउंड, वो जब सॉल्युबल होता है तो वो दो स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप में इस तरीके से थ्योरेटिकली एटलीस्ट जो ये सॉलिड स्टेट है उससे ये गैसियस स्टेट में आते हैं आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, और ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज में ये M+ सॉल्वेटेड हो जाते हैं, +X- सॉल्वेटेड। सॉल्वेटेड का मतलब है ये स्टेज आ जाती है जिसमें कि पॉजिटिव आयन कई सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, आयन डायपोल इंटरेक्शंस, इसी तरीके से नेगेटिव आयन भी कई सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो अगर हम इन दो स्टेजेस से मिलकर इस सॉलिबिलिटी प्रोसेस को देखें तो इस केस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा U - HS। U यहाँ पर है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, और HS है विलायकन ऊर्जा या सॉल्युबलाइजेशन एनर्जी, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लैटिस एनर्जी जो कि फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जब भी ये M+ गैसियस स्टेट और X- गैसियस स्टेट अगर Mx सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तो लैटिस एनर्जी निकलेगी, और अगर हमें इसको तोड़ना है इसमें स्टेज 1 के थ्रू तो लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जब ये M+ और X- आयंस गैसियस स्टेट में आ गए हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तब ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी लिबरेट आउट होगी, निकलेगी, जिसे हम बोलेंगे सॉल्युबलाइजेशन एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे की उल्टी हैं। लैटिस एनर्जी क्रिस्टल को सॉल्युबल नहीं होने देगी, जबकि सॉल्युबलाइजेशन एनर्जी क्रिस्टल को सॉल्युबल बनाने की कोशिश करेगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ये नहीं बताता है कि कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, लेकिन एंथैल्पी चेंज से हमें ये पता लगता है कि कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अगर मान लीजिए ΔH नेगेटिव, ये नेगेटिव तब होगा जब सॉल्युबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तब उस केस में ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी होगा, अर्थात इस प्रोसेस में हीट लिबरेट आउट होगी। अगर ΔH पॉजिटिव होगा, ये तब होगा जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा है बजाय सॉल्युबलाइजेशन एनर्जी के, तब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। उदाहरण के तौर पर जब भी सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है तो इसका जो डिसोल्यूशन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलने के लिए हमें किसी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके लिए ΔG नेगेटिव होना चाहिए। ΔG नेगेटिव है, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है और वो ये कि जब भी सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है।
यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे ही ये डिज़ोल्व होता है वैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन टी डेल्टा एस सोडियम क्लोराइड के लिए नेगेटिव है। सोडियम क्लोराइड के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि टी डेल्टा एस वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच वैल्यू है, तो ये नेगेटिव पार्ट ज़्यादा बड़ा है बजाय पॉजिटिव पार्ट के, इसलिए ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा एच एंडोथर्मिक हो यानी पॉजिटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो। कोई आयनिक कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में घुलेगा, उसके लिए डेल्टा जी रेस्पॉन्सिबल है, अकेला डेल्टा एच रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हो सकता है कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, फिर भी उसके लिए डेल्टा जी वैल्यू, जैसा भी मैंने बताया, नेगेटिव हो, क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि वो टी डेल्टा एस से बड़ा है और ये पॉजिटिव है, ये भले ही नेगेटिव है, तब उस केस में ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। जबकि इस केस में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस तो नेगेटिव होगा ही, तब उस केस में डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा और ऐसे आयनिक कंपाउंड बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस डिसोल्यूशन को प्रभावित करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।